नमस्ते, मैं राशिद। आज है विजय का दिन, पराक्रम का दिन, शौर्य का दिन। आज का दिन याद करने लायक है कि पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर मां भारती के ललाट पर किस तरह से रक्त चंदन लगाया गया था। आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को करगिल में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर ऊंची चोटियों पर कब्जा किया था। हम आपको यह बता दें कि करगिल में विजय के लिए 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। आर्मी की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन विजय, नेवी की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन तलवार, एयरफोर्स की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन सफेद सागर। और इन सभी के विजयी विजेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर लेकर के आया जाए, क्योंकि आज भारत उन फतेह करने वाले जाबाजों को देखना चाहता है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, देखें आप, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। आपके बारे में एक चीज कही जाती है कि आपने 17 गोलियां अपने सीने से लेकर के पैर तक खाई हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने अपने शरीर पर 17 गोलियां खाई, लेकिन बावजूद इसके भी टाइगर हिल फतेह किया है। कैप्टन डीके शर्मा, आप हिस्सा रहे थे नेवी के ऑपरेशन तलवार के। ऑपरेशन तलवार अरब सागर में जिस तरह से पाकिस्तान को फंसाया गया था, इसे याद करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे भी मेरे साथ में हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे। सर, आप सभी का स्वागत है, सैल्यूट है सर। सबसे पहले आप लोगों को सलामी है, आप लोगों को जिन्होंने देश की निगहबानी की है, सरहद की रक्षा की है, और आप लोग असली योद्धा हैं। तो सबसे पहले ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे के पास में हम चलते हैं। ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, आप बताएं कि किस तरीके से ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया गया था, और क्यों यह कहा जाता है कि अगर एयरफोर्स को सही वक्त पर न भेजा गया होता तो कहानी इतनी तेजी के साथ न बदलती। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने बोला वो एकदम सही बात की आपने, कि हालांकि ये ऑपरेशन विजय की बात थी, ये पूरी तरह से सेना की बात थी, और सेना के पास जो चैलेंज था उसको जल्दी से अंजाम देने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सफेद सागर द्वारा इंडियन एयरफोर्स का एयर पावर का यूज हुआ था, वो एक अलग ही तरह का चैलेंज था। और उस चैलेंज पे खड़ा रहा इंडियन एयरफोर्स थ्रू ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें हमने पहले हेलीकॉप्टर्स का यूज किया, उसके बाद हमने फाइटर लड़ाकू विमानों का यूज किया, उससे पहले हमने कैनबेरा जैसे विमानों से थोड़ा सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस मिशन लॉन्च किए। तो पूरी तरह से फुल एंड फ्लेज्ड इंडियन एयरफोर्स वाज टोटली हैविंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स विद द इंडियन आर्मी टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव, जो कि आर्मी का था कि हमारी जो पोस्ट थी वो हमें वापस लेनी थी। तो उस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने जो हमें टास्क दिया गया था वो पूरी तरह से उसे अंजाम दिया, और हमारे सारे एयर वॉरियर्स ने बहुत अच्छी तरह। ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, मैं आपसे समझना ये चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, मैं एक एक दिन के बारे में आपसे समझना चाहूंगा। 8 मई 1999 को जब करगिल का युद्ध शुरू हुआ, 11 मई से एयरफोर्स की टुकड़ी को इंडियन आर्मी की मदद करनी शुरू करनी थी। 11 मई को क्या हुआ, 12 मई को क्या हुआ, 26 मई को क्या होने लगा, एक एक दिन के हिसाब से बताएं। और वो दिन बताएं जब शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स को यह कहा गया था कि आप लोग एलओसी पार करके नहीं जाएंगे। जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से यह कहा था कि सर अगर आप पब्लिकली ऐसा कह देंगे तो फिर हमारा मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह अपने जोश और जुनून में आ गई थी। तो आपने जो इस तरह से प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं तीन भागों में देना चाहूंगा। पहले तो जैसे आपने बोला 25 मई को सीसीएस द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर की हमें घोषणा मिली और हमें आगे जाने की परमिशन मिली। उससे पहले 21 मई को एक कैनबेरा एयरक्राफ्ट हिट हुआ था मिसाइल के द्वारा पटालिक सेक्टर में, जो कि उस टाइम पे स्क्वाड्रन पेरूमल उसके पायलट थे, और एक स्क्वाड्रन यूके झा वो पायलट थे। उस जहाज को, कैनबेरा जहाज को, इंजन में पूरी तरह से एक मिसाइल लगने के बावजूद उन दोनों एयर योद्धाओं ने, एयर वॉरियर्स ने ये डिसाइड किया कि उस जहाज को वो श्रीनगर की तरफ लेके जाएंगे, और एक अद्भुतपूर्व, एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग एंड थ्रिलिंग काइंड ऑफ लैंडिंग इज व्हाट दे डिड एंड अचीव उन्होंने किया श्रीनगर में। ये बात है 21 तारीख की। उसके बाद जब 25 तारीख को, और उससे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा एनिमी का, दूसरे देश का किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है और वो क्या क्या चीजें हमारी रडार के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, इसकी हम स्टडी करते रहते हैं। और ये मेरे ख्याल से पूरी की पूरी शुरुआत ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, चूंकि आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं आपसे ये समझूंगा R-77 मिसाइलें जब दागी गई तो पाकिस्तान कैसे हत्थे से उखड़ गया।
मैं आपसे ये समझूंगा कि MiG-20 का इस्तेमाल कैसे किया गया, MiG-23 का इस्तेमाल कैसे किया गया, MiG-27 का इस्तेमाल कैसे किया गया, MiG-29 का इस्तेमाल कैसे किया गया, मिराज का इस्तेमाल कैसे किया गया, किस तरह की आप लोगों ने फॉर्मेशन बनाई, ये सब कुछ आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए हम ये बताते हैं कि करगिल के टाइगर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मेजर डीपी सिंह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेजर डीपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि भारत के इकलौते ब्लेड रनर हैं। इन्होंने अपना पांव गंवाया करगिल की उसी लड़ाई में, अखनूर के सेक्टर में। मेजर डीपी सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये हर साल अपना पुनर्जन्म मनाते हैं। इसकी कहानी पुनर्जन्म की क्या है और मेजर डीपी सिंह का पुनर्जन्म किस तरह से करगिल के साथ जुड़ा है, हम ये भी बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के पास चलना बेहद जरूरी है। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सैल्यूट है, सलामी है आपको। 17 गोलियां खाने के बाद भी टाइगर हिल को आपने कैसे फतेह किया था, पूरे देश को बताएं। 133 करोड़ हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, बताएं। सबसे पहले मैं कारगिल विजय दिवस पर अपने उन वीर साथियों को उनको नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस देश की आन बान और शान को जिंदा रखा। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसको फतेह करना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके तहत उस टाइगर हिल के ऊपर फतेह किया जा सकता था। तो उसके लिए घातक प्लाटून जिसके टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम के लिए कमांड दी गई और 1-2 दिन का हमें रिहर्सल का समय मिला गया। इसमें कुछ नए जवान, कुछ पुराने जवान थे जिनमें जोश, जुनून और अनुभव सभी का मिश्रण करके टीम को बनाया गया था। फिर 2 रात और 1 दिन, क्योंकि इस पहाड़ी पे सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। दुश्मन इतनी भारी तादाद में बैठा हुआ था, दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था जी। तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे, फिर पत्थरों में चुपचाप रहते थे। तो हम 2 रात और 1 दिन की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य था जैसे वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि जब हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके टाइगर हिल 17 गोलियां लगी थी आपको, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग किया। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, 17 गोलियां लगी थी ना आपको जी? सीने में भी गोली लगी थी जी, बिल्कुल 17। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अपना बटुआ यहाँ पर रखा हुआ था, आपने अपना बटुआ यहाँ पर रखा हुआ था, 5-5 रुपए के सिक्के थे और सीने में गोली आपको जब लगी तो 5 रुपए के सिक्के की वजह से आपका सीना वो पार नहीं कर पाई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आप चारों ही करगिल के टाइगर हैं। आपके साथ मैं बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूं, आपको देश सुनना चाहता है। करगिल के इस विजय दिवस के दिन करगिल के टाइगरों को सुनना चाहता है। और आज ही के दिन मैं मेजर डीपी सिंह से ये पूछूंगा, मेजर डीपी सिंह, you are the first blade runner of India. How is the Josh? Major DP Singh, how is the Josh? She's always high, man. जोश कभी किसी सोल्जर का, और जहां पर हमारे साथ ऐसे दिग्गज जुड़े हुए हों, कभी लो हो सकता है क्या? Yes. Yes. Josh is always high. The Josh should be alive. The Josh should be high. आज रविवार का दिन है सर। आपको देख करके मैं जोश में हूँ। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, आप चारों के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है सर। लेकिन हाँ, आज मैं भी जोश में हूँ क्योंकि मेरे साथ में हिंदुस्तान का ब्लेड रनर है। मेरे साथ में वो योद्धा है जिसने अपने सीने पर 17 गोलियां खाई, उसके बावजूद भी टाइगर हिल को फतेह किया। मेरे साथ ऑपरेशन सफेद सागर के योद्धा हैं, मेरे साथ ऑपरेशन तलवार के वीर हैं। मेजर डीपी सिंह, ऐसा क्यों कहा जाता है कि करगिल के युद्ध की एक याद आपके साथ में जुड़ी हुई है और आप करगिल युद्ध के विजय दिवस को तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन करगिल के साथ ही साथ आपकी एक और तारीख है पुनर्जन्म दिवस की, ये क्या है बताएं? करगिल युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें हमने सिर्फ अपने देश के दुश्मनों के ऊपर फतेह नहीं पाई थी, लेकिन हर एक सैनिक ने अपने ऊपर फतेह पाई थी। और मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिली थी 15 जुलाई 1999 को लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जब मैं इंजर्ड हुआ था। तो वो मेरे सैनिकों ने जिन्होंने अपनी करेज से मुझे वहाँ से इवैक्यूएट किया था, उनको मैं आज भी नमन करता हूँ, 7 डोगरा के वो बहादुर सैनिक। लेकिन उस दिन मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचा था। 2.5 घंटे लगे थे। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था क्योंकि पूरा शरीर
जैसा कि मैं आम तौर पे मजाक में कहता हूं कि कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है, आप बॉडी पार्ट का नाम बताइए, मैं बताऊंगा वहां पे कौन सी चोट लगी हुई है। 50 बॉम्ब के टुकड़े अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो पूरा लहूलुहान होके और रास्ते में 2.5 घंटे में कार्डियक अरेस्ट होने के कारण जो सर्जन थे उनको लगा कि ये तो फोटो वोटो पे माला टांग देनी चाहिए इनकी ऐसी सिचुएशन बन गई थी। लेकिन एक दूसरे योद्धा थे वहां पे, कर्नल राजेंद्र सिंह, जो एनेस्थेटिक्स थे, और उन्होंने मुझे रिवाइव किया। अब उस दिन से मेरे जिंदगी में यू टर्न आया, और यू टर्न आने के बाद जो पिछले 21 साल में मैं अचीव कर पाया वो शायद मैं अगर साबुत होता तो ना कर पाता। तो मेरे लिए तो वो एक अविस्मरणीय दिन है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ हैप्पी डेथ और रीबर्थ डे सेलिब्रेट करके कि डरना नहीं है, करेज जब दिखानी है जब आप अंडर फायर हो, करेज अंडर फायर। डर से हम कई बार गलतियां करते हैं, और ये जो अराजकता और ये हेट्रेड वेंजेंस फैली हुई है, इसका कोई फायदा नहीं है। दुश्मनों से लड़ने के लिए सैनिक काफी हैं, आपको इधर उधर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कह रहा हूं, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से कह रहा हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ये जानना चाहता है आपसे कि किस तरह से मोर्टार आपके सामने आकर के फटा था, किस तरह से आपको बेस हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहां पर कई डॉक्टर्स ने आपको मृत घोषित कर दिया था। एक सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी इसकी सांसें चल रही हैं, और वहां से आपने एक नई जिंदगी पाई थी। नई जिंदगी पाने के बाद आपने अपना एक पांव गंवाया था, आपने दौड़ना शुरू किया, खून रिस रिस करके आपके शरीर से निकला करता था, आपने स्काई डाइविंग की, आपने बड़े बड़े मैराथन जीते। सर, यू आर एन एग्जाम्पल, आप पूरे नजीर हैं 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, मेरी आप जगह पे कोई और सैनिक होता भारतीय सेना का तो उसने भी ऐसा ही करना था, वाह, क्योंकि ये भारतीय सेना की सिखलाई है, ये हमारे सलामी है सर, आपको सलामी है, आप जैसे सपूतों को सलामी है सर। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, एक बार फिर से आपके पास में आते हुए, चूंकि मेरी आपसे बात हो रही थी, एक एक करके हमें आप बताएं 17 गोलियां किस तरह से आपने खाई, ये आपने हमें बताया। कैसे सीने पर आपकी गोली जब आई तो 5 रुपए के सिक्के ने आपको बचाया, आपने ये भी बताया। लेकिन आपके बारे में मैं ये जानता हूं कि आपका एक हाथ पूरी तरह से नाकाम हो चुका था, बुरी तरह से घायल हो गया था। आपने उस हाथ को अपने बेल्ट पर बांधा और जा करके अलग अलग जगह से, अलग अलग पोजीशन से आपने राइफल से गोलियां दागी, ताकि पाकिस्तानी फौज ये समझ सके कि एक नहीं, कई भारतीय सैनिक वहां पर हैं। क्या हुआ था टाइगर हिल पर उस वक्त जब आपके हाथ को आपको बेल्ट से बांधना पड़ा था सर? जब हम टाइगर हिल टॉप के ऊपर हैंड टू हैंड फाइट चल रही थी, तो एक एक करके जो मेरे तमाम साथी थे, धीरे एक एक करके जो उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया। और जब मैं भी जख्मी अवस्था में था, दुश्मन को लगा कि ये तो सारे मर चुके हैं, लेकिन मैंने अपने टूटे हुए हाथ को बेल्ट में फंसा करके जो हैंड ग्रेनेड था मेरे पास, हैंड ग्रेनेड से उनके ऊपर हमला किया। और जो उनका एक हैंड ग्रेनेड से जो साथी, जो पाकिस्तान का सैनिक मारा गया, उसी की राइफल को उठा करके फिर मैंने एक हाथ से पलटा खा के दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से 3-4 जगह से जब फायरिंग किया, तो उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। और पाकिस्तान की सेना के अंदर इतना ही बस दम होता है, वो उनके पैर उखड़ गए और वहां से वो भाग खड़े हुए। ये फिर वहां से आगे तक 3-4 मीटर आगे जाने के बाद देखता हूँ तो सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनके जो है लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके पूरा वेपन का डिप्लॉयमेंट है, और वो भागते हुए जो हमारे नीचे पोस्टों के ऊपर हमला करने के लिए दूसरी टीम को भेज रहे थे, उसकी सूचना को अपने साथियों तक पहुंचाना मेरे लिए निहायत जरूरी था। फिर मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने उन साथियों के पास आया। एक सैनिक के लिए उसका साथी सब कुछ होता है, उसका परिवार ही उसका साथी होता है। उनको आकर के देखने लगा कि किसी कोई जिंदा तो नहीं है, आकर के देखा तो किसी का पूरा ये सर फटा हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए थे। फिर बहुत देर रोया बैठ करके। 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की उम्र थी, न तो सर्विस का तजुर्बा था, न उम्र का अनुभव था, बस एक जुनून था अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र विजेता और देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ में कैप्टन डीके शर्मा भी हैं। कैप्टन डीके शर्मा नेवी के ऑपरेशन तलवार का बहुत अहम हिस्सा रहे थे, और ऑपरेशन तलवार को किस तरीके से चलाया गया था। कैप्टन डीके शर्मा, आप ये बताएं कि किस तरह से बंदरगाहों पर पाकिस्तान की रसद को ब्लॉक किया गया था, बंदरगाहों के जरिए, और अरब सागर में कैसे पाकिस्तान को घेरने की कोशिश। करगिल में इधर आर्मी और एयरफोर्स लगी हुई थी, और समंदर में करगिल के वक्त में ही पाकिस्तान को ऑपरेशन तलवार के जरिए किस तरह से घेरा गया था, बताएं कैप्टन डीके शर्मा।
बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं कि ऑपरेशन विजय जो पूरा नाम था और उसके बाद जो सब्सिडियरी ऑपरेशन चल रहे थे, ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स का और ऑपरेशन तलवार नेवी का था, इसमें भी बहुत एक बहुत अहम रोल था इंडियन नेवी का, जो कि ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं कि मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो इंडियन नेवी ने अपनी पूरी फ्लीट को भी शिफ्ट कर दिया था अरेबियन सी में गया है, अरब की खाड़ी, और पूरा अगर आप देखें जो मकरान पोस्ट होती है, जो पाकिस्तान का जो सी फेसिंग पार्ट है, कराची से लेके दूसरे एंड में ग्वादार के, तो पूरा मकरान पोस्ट के ऊपर घेराबंदी कर इंडियन नेवी के करीब 50 शिप्स चारों तरफ अरेबियन सी में फैले हुए थे, राइट फ्रॉम पर्शियन गल्फ ऑफ एडन, और इधर से द्वारका उसकी बॉम्बे साइड से पूरी घेराबंदी लगी हुई थी। और हमारी सबमरीन्स तब बहुत नई सबमरीन 9 सिंधुरक्षण क्लास की बोट्स थी और 4 SSK जो बोट्स थी हमारे पास, तो ये सबमरीन ब्रांड न्यू थी, तो ये पूरी घेराबंदी की हुई थी। और इसका एक बहुत बड़ा असर जो पड़ा था वो नवाज शरीफ ने फिर इसको टेकअप भी किया था प्रेसिडेंट क्लिंटन के, उनके पास फ्यूल खत्म हो रहा था और क्योंकि इंडियन नेवी बाहर खड़ी थी तो वहां से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, तो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि उनके पास सिर्फ 6 दिन का रिजर्व रह गया था और वो किसी भी तरीके चाहते थे कि अभी वॉर खत्म हो। तो इस वॉर को एक कंक्लूजन पे लाने के लिए इंडियन नेवी का एक साइलेंट बहुत बड़ा रोल, और अदरवाइज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एडमिरल सुशील ने बोला था जब वो हमारे चीफ थे तब कि इंडियन नेवी हैड सीज्ड द इनिशिएटिव वेल इन टाइम, और हम ऐसे पॉइंट्स थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद 1971 जैसे हमने कराची पे हमला किया था कहीं वैसा ना होता। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि साइलेंट सर्विस, जो कि इंडियन नेवी को बोला जाता है साइलेंट सर्विस, तो चुपचाप इसीलिए ये कहा जाता है कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार को इतने इंटीग्रेटेड फॉर्म में चलाया गया था मई से लेकर के जुलाई 1999 तक कि पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों से उखड़ गया था। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के 4 जनरल, सिर्फ परवेज मुशर्रफ नहीं, पाकिस्तान के 4 जनरल ऐसे थे जो इस पूरे युद्ध में लगे हुए थे। नवाज शरीफ तब प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ पूरी दुनिया में घूम घूम करके यही कहते रहे थे, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ था कि नवाज शरीफ को बहुत अच्छे से करगिल युद्ध के बारे में जानकारी थी। चंद महीने पहले ही लाहौर में बस चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह कहा जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सीधे जब करगिल किया गया तो नवाज शरीफ को फोन किया और नवाज शरीफ को फोन पर उन्होंने जम करके लताड़ा था। और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो देश के जाने माने फिल्मी कलाकार हैं दिलीप कुमार, उन्होंने भी बहुत अच्छे से नवाज शरीफ को लताड़ा था। फोन पर उन्होंने ये कहा था कि मियाँ जी आपने ठीक नहीं किया है। आई रिपीट, दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ को यह कहा कि मियाँ जी आपने ये ठीक नहीं किया है करगिल करके, और उसके बाद पूरी तरह से होश उड़ गए थे नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के जाकर के पैरों में पड़ गए थे और कहा था कि किसी भी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान को फौज को बचा लिया जाए। ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, अब आपसे मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा बताएं आप, जब ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया तो किस तरह से MiG-21 का इस्तेमाल किया गया, MiG-23 का इस्तेमाल किया गया, MiG-27 का इस्तेमाल किया गया, MiG-29 का इस्तेमाल किया गया, जगुआर का इस्तेमाल किया गया, और कितनी सॉटी भरी गई थी, कितनी उड़ान भरी गई थी, हम आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइव के रूप में काम करेंगे। ठीक है, ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, आपसे मेरा ये सवाल था, बताएं मिराज, जगुआर, ऊंची चोटियों पर कितनी चुनौतियां थी, वो चोटियां जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा जमा करके पाकिस्तानी सैनिक बैठ गए थे, वहां पर ऑपरेशन सफेद सागर किस तरह से चला है, और हमें यह भी बताएं कि R-77 मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान को आप लोगों ने किस तरह से उखाड़ा था। रशीद जी, आप मेरी आवाज सुन सक रहे हैं? जी जी बोलें। हाँ जी रशीद जी, तो मैं पूरा एक एयर योद्धा, एयर वॉरियर हूँ, तो आप मुझे कितना टाइम दे रहे हैं, मैं एग्जैक्टली उतने टाइम में खत्म करूंगा, क्योंकि जो आपने मुझे सवाल पूछे वो इतने ज्यादा रेंज के हैं, बट मैं अपनी सर आप बोलना शुरू करें, आपके लिए देश ही नहीं हमारे, मुझे स्टॉप करना होगा, आप मुझे राइट हैंड ऊपर कीजिए सर, मैं स्टॉप हो जाऊंगा, मेरी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 पॉइंट करूंगा आपके सामने अभी।
दो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। मिग-21 जहाजों का जो यूज हुआ पहले, हवाई जहाजों का, वो पहले 2 से 4 दिनों में हुआ। उसमें अनफॉर्चुनेटली मिग-21 फ्लोन बाय स्क्वाड्रन आहूजा दैट टाइम, मिग-27 फ्लोन बाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता साहब का इजेक्शन हुआ, क्योंकि वो जो फ्रंट गन से फायर कर रहे थे उस ऑल्टीट्यूड पे करना उसमें ज्यादा खतरा था, लेकिन उनका इंजन फेलियर होने की वजह से उन्होंने को इजेक्ट करना पड़ा। उनके इजेक्शन के होते ही अजय आहूजा साहब, जो एक मिग-21 में उड़ा रहे थे 17 स्क्वाड्रन से, उन्होंने जब देखा कि हमारे एक साथी की जरूरत हो सकती है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को देने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो वहां पे ऑर्बिट करने लगे और उसके दौरान उनको एक स्टिंजर मिसाइल से हिट होके उन्होंने भी इजेक्ट किया और उसके बाद वो दूसरी तरफ जाके उनको ही वाज शॉट डेड। So the MiG-21s operated for about 10 to 15 days. Thereafter, Mirages ने बहुत अच्छा काम किया ऑपरेशन सफेद सागर में, जबकि प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, एक पेववे नाम का, या आपको बताना चाहूंगा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स नाम की जो टेक्निक की थी, वो बहुत इजराइल के द्वारा जो आई थी वो पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुई थी। तो आप ये यकीन मानिए कि टेस्टिंग भी उसी दौरान हुई, उसकी ट्रायल्स भी उसी दौरान हुई, सर्टिफिकेशन भी हुई, सेफ्टी भी हुई, और उसको पूरी तरह से मिराजेस ने अपना जो टाइगर हिल, मुंतोदालो, ये जो बहुत अहम दोनों टारगेट्स थे, इनको जो हासिल करने का काम जो मिराजेस ने किया वो अद्भुतपूर्व था। सो मिराजेस ने काम किया, जैगुआर्स ने जो काम किया उस तरह से रिकॉनेसेंस या उनकी जो टास्क दी गई थी, हेलीकॉप्टर्स ने इनिशियली काम किया। जब Mi-17 28 ऑफ मई को आप जानना चाहेंगे कि हमारा एक Mi-17 विदाउट एंटी प्लेयर्स के बगैर जो गया था, उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुहिलान, राजेश पुंडी साहब, साहू और प्रसाद, ये 4 लोगों डायरेक्ट स्टिंजर हिट हुआ था। तो हेलीकॉप्टर ने भी अपनी तरह से काम कराया। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एयर योद्धा जो थे पूरे 50 दिन में, आप यकीन मानिए हर पल चुनौती थी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी और इतने ज्यादा बम गिराए थे, अगर मैं ये कहूं तो क्या ये सही है? जिस तरह से हमने 1971 में जिस तरह से एयर ऑपरेशन किए थे, और उसके बाद जिस तरह से हमने कारगिल के युद्ध के द्वारा 50 दिनों में जो एयर ऑपरेशंस किए थे, जिसमें जिस तरह की बॉम्ब्स या अदर अम्यूनिशन जो ड्रॉप किया था, तो आप जैसे पूछ रहे थे, टाइगर हिल की बात हो रही थी, मुंतोदालो की बात हो रही थी, जो कि एक लॉजिस्टिक्स बेस था, तो तकरीबन 70 टेंट्स दुश्मन के, और उसमें तकरीबन 300 आदमी एक प्रिसिजन गाइडेड मिराजेस के द्वारा इस तरह से बॉम्ब उनको उस जगह पे गिराए गए कि विद इन मैटर ऑफ फ्यू आवर्स वो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स बेस तहस नहस हो चुका था। सो हर एक व्यक्ति जो था, वो जो एयर योद्धा, हम एयर वॉरियर बोलते हैं अपने आप को, और जिस तरह से सूबेदार साहब बता रहे थे, आई टोटली एग्री विथ हिम कि जो कल्चर है, जो ट्रेनिंग का कल्चर है, उस वजह से टेक्नोलॉजी तो आपके साथ है ही है, आपके पास जहाज हो, गन हो, या आपके पास टैंक हो या आर्टिलरी हो, वो तो एक टेक्नोलॉजी हो गई, बट आपके पास सबसे बड़ा जो आपके पास एक एसेट होता है, एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है, वो आपके जवानों का, आपके सैनिकों का मनोबल होता है। और उस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, जब कभी ये देश पुकारेगा, तब ये तीनों सेनाएं अपने अपने रोल्स जो दिए गए हैं, जिस चीज में वो अपना अहम हिस्सा निभा सकते हैं, उसमें वो हमेशा खरे उतरेंगे, इतना मुझे वादा है, और यही मैं कहना चाह रहा हूँ। डीपी सिंह जी, एक बार बिल्कुल वाली ललकार, सिखों वाली वो ललकार दे दीजिए ना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, क्योंकि उसके बाद और बाकी भी हम युद्धवीरों के पास चलते हैं। एक बार वो वाली ललकार हो जाए, क्योंकि आप ब्लेड रनर हैं, आप शूरवीर हैं, आप योद्धा हैं, कभी भी नहीं हारने वाले। एक बार वो ललकार हो जाए। नहीं, मुझे ललकार देने में कोई शक नहीं है और मैं दे सकता हूं, लेकिन ये ना हो कि घरों में जितने इस समय बैठे हैं वो खड़े हो जाएं और कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं पाकिस्तान वाले घर में हो जाएगा सर। है कि लड़ाई ये ललकार पाकिस्तान और चीन तक पहुंचनी चाहिए सर, पाकिस्तान और चीन तक पहुंचनी चाहिए। जो बोले सो निहाल। सैनिकों का काम है लड़ना, सैनिकों को लड़ने दीजिए, आपका काम है प्यार मोहब्बत फैलाना। आप मेरी ललकार सुन के आपके अंदर प्यार जागना चाहिए, सैनिकों की तरफ रिस्पेक्ट जागनी चाहिए। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाह, क्या बात है, सैल्यूट। देखिए, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव भी पूरी तरह से उनका सीना 56 इंच का हो गया है। ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे को आप देखें, उनके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है। लेकिन करगिल, द्रास, टाइगर हिल वाले सेक्टर में बहुत बार आप जा चुके हैं आशीष। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, एक सिविलियन की हैसियत से आपने किस तरह का एक्सपीरियंस किया है उस पूरे युद्ध क्षेत्र में? राशि, जब आप जाएंगे वहाँ पे कोई भी एक सिविलियन जाएगा, और मैंने कई बार देखा है कि कारगिल वॉर मेमोरियल के पास से भी जो बाइकर्स का गैंग होता है या फिर जो टूरिस्ट होते हैं, जब वहाँ से गुजरते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिना कारगिल वॉर मेमोरियल पर रुके हुए
वहां पर एक सलूट जरूर मारेगा। वो दिल से आता है, वो जोश और जज्बा हर एक भारतीय नागरिक को दिल से आता है। वो कोई बहुत ज्यादा कोई नेशनलिस्ट या फिर वो नहीं भी होगा तो भी मैंने देखा है वो लोग रुकते हैं वहां पर। भले ही थोड़े समय के लिए, भले ही कारगिल वॉर मेमोरियल उनका डेस्टिनेशन नहीं हो, कहीं और जा रहे हो, लेकिन वो रुकेंगे जरूर। इसके साथ ही मैं बता दूं, वहां पर जब आप कुछ दिन बिताएंगे ना, तब आपको समझ में आता है कि कितना मुश्किल है। जैसे मेजर डीपी सिंह कह रहे थे ना कि वो सूबेदार मेजर यादव जैसा ही जज्बा है कि उन्होंने इतनी आसानी से बयां कर दिया, और वो इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है। और वो न केवल एलओसी के पास में है, अभी 15 दिन पहले मैं एक्सपीरियंस करके आया हूं, वो एलएसी के पास में भी है, लेकिन ये इनका जोश और जज्बा ही है जो हमें सुरक्षित और इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध लड़े जाते हैं, बयां नहीं किए जाते। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन नितिन बेल्डे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। मेजर डीपी सिंह हमारे साथ में थे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव हमारे साथ में थे, और कैप्टन डीके शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गजानन माधव मुक्तिबोध यकीनन आज की तारीख में याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि आंधी के झूले पर झूलो, आग बबूला बनकर फूलो। आंधी के झूले पर झूलो, आग बबूला बनकर फूलो, लाल सवेरे का मुंह चूमो, ऐ इंसानों ओस न चाटो, अपने हाथों पर्वत काटो। और करगिल के शहीदों के लिए, करगिल के युद्धवीरों के लिए, और करगिल का युद्ध लड़ने वालों के लिए, करगिल के परम विजेताओं के लिए इंडिया न्यूज भी नमन करता है, शहादत को सलाम है। और जितने भी युद्धवीर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपके पराक्रम और शौर्य को भी सैल्यूट है। एक ब्रेक, दिन भर करगिल के टाइगर, ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी इंडिया न्यूज पर।